रिकॉर्डिंग भी देख। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। थोड़ा सा बोर्ड के उसमें बस है नहीं हो। Good morning, dear students. Let's start without wasting any single minute further. ठीक है बेटे, हमारे क्या है आज का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, right? We will throw the light on this topic. Everybody, please be attentive and never forget to take the notebook with you, right, बच्चे? So let's start. First of all, teacher is going to tell you the meaning of electromagnetic induction, from where this word has been originated, right? Look here, bete. This word is taken from the word electron. So in this unit, electrons resultant motion will be discussed. Resultant motion. Everybody knows that electron is a charged particle, but the motion of the charged particle does not constitute any current unless and until there is a resultant motion of electron. अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और आपस में काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मोशन को नलीफाई कर रहे हैं, कोई जिगजैग मोशन है, रैंडम मोशन है, जैसे कि मेटल के सरफेस पे होता है, तब वो कंस्टिट्यूट नहीं करते करंट को। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर रिजल्टेंट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दें, देन दे कंस्टिट्यूट द करंट। तो इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट मोशन डिस्कस करेंगे, यानी कि करंट के बारे में बात करेंगे। और एक चीज और देखो बेटे, मैग्नेटिक वर्ड इज टेकन फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड नेचुरली, राइट? और कौन से वर्ड इसमें लगेंगे? फ्लक्स। और क्या कौन सा वर्ड लगेगा? इंडक्शन। और कौन सा वर्ड लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगेगा। ये कुछ वर्ड है जहां से ये वर्ड उठा है। और इंडक्शन का मतलब हमेशा ये समझना है, इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड मतलब पड़ोस का प्रभाव, नेबरहुड। तो यहां से कुछ कुछ साफ साफ आपको एक एक अंदाजा लग गया होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी का कुछ तालमेल हम इसमें पढ़ने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के नेबरहुड में है, ठीक है? इसीलिए इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इस चैप्टर में हमारे पास काफी सारे सिंबल्स यूज होते हैं बेटे। ये सिंबल्स ना बीच बीच में जब हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ना होता है तो हमें अटक लगाते हैं, रुकावट लगाते हैं, कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान वीक हो जाता है, जो नई टर्म्स आती हैं उनको याद करने में ज्यादा ध्यान चला जाता है। तो क्यों ना हम जो इसमें यूज होने वाले मेन सिंबल्स है उनका मीनिंग समझ लें, उनका एसआई यूनिट समझ लें, ताकि हम अपने आप को टर्मिनोलॉजी से, ग्लॉसरी से फेमिलियर कर सके। तो सभी बच्चे लिखना चाहिए। एक इसमें हम पढ़ेंगे ये सिंबल, ये फाई होता है बेटे ग्रीक लेटर, लेकिन हियर द मीनिंग ऑफ दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का मीनिंग होता है ध्रुव, और इसका ऐसे यूनिट है WV, वेपर। देन वी विल यूज दिस वर्ड, इसका नाम है बेटे मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली मैग्नेटिक फील्ड भी कह सकते हैं, but proper name is magnetic field induction। स्ट्रेंथ भी कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसका यूनिट है बच्चे टेस्ला। याद रहे, टीचर इज मेंशनिंग द एसआई यूनिट्स, नॉट सीजीएस यूनिट। गॉट इट? देन अनदर वर्ड विल कम एल, जिसका नाम है बेटे मैग्नेटिक इंडक्टेंस। इंडक्टेंस, इसका यूनिट इज कैपिटल H, स्टैंड्स फॉर हेनरी। ऑलराइट,
कैपिटल M, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्टेंस, और इसका यूनिट भी हेनरी ही होता है। यहां मैं बताना चाहूंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस कैन आल्सो बी कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। याद रहे, जब टीचर यहाँ पर इंडक्शन बोल रहा है इंडक्टेंस की बजाय, तब आगे वर्ड लगाना है कोएफिशिएंट ऑफ, वरना नहीं लगाना। अगर इंडक्टेंस लगाना है तो कोएफिशिएंट ऑफ वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। दो नाम है, मतलब इसी तरह से एल के भी दो नाम है बच्चे। कैपिटल ए सभी बच्चों को पता ही है, एरिया वेक्टर होता है बच्चे। जब हम वेक्टर लगा देते हैं तब इसकी यूनिट मीटर बन जाती है। अगर एरिया होता तो मीटर स्क्वायर होता, वेक्टर वर्ड में होता, राइट। और इसमें ये सिंबल यूज आएगा, इसको नंबर ऑफ टर्न्स इन दी कॉइल बोलेंगे, टर्न्स इन दी कॉइल। नेचुरली क्योंकि ये नंबर है इसकी यूनिट भी होगी। स्मॉल ई को यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रिजल्टेंट मोशन बना दे। इसकी यूनिट वोल्ट ले रही है बेटे। गलती से भी ये नहीं सोचना फोर्स वर्ड लगा है तो न्यूटन ले ले, और एक स्मॉल आई से सिंबल होएगा इंड्यूस्ड करंट। याद रहे इंड्यूस्ड वर्ड इंडक्शन से लिया गया है, यूनिट होएगा एम्पियर, राइट। एक ये वर्ड काम आएगा बेटे बहुत ज्यादा, कोएफिशिएंट ऑफ, न्यू नोट एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि वैक्यूम। ये एक कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या है, वो इसका वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। इसके बिना आप ये भी याद रखोगे बच्चे कि इन दोनों की सीजीएस यूनिट भी बहुत पॉपुलर है। तो याद रखना 1 वेबर 10⁻⁴ गाज होता है, गाज। GAU सीजीएस यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का। और 1 टेस्ला 10⁸ ये हम लगाना था गाज, यहाँ लगाना बेटे मैक्सवेल, मैक्सवेल ऊपर लगाया मैक्सवेल, यहाँ लगाना। और ये जो चीज है MX स्टैंड्स फॉर मैक्सवेल, ठीक है। और याद रहे ये जो हेनरी वर्ड है ना, यूजुअली जब न्यूमेरिकल में डाटा आता है तो हेनरी से नहीं आता, मिली हेनरी से आता है, मिली हेनरी। तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए मिली का मतलब होता है माइनस। बेटे फिर से बोलो, नहीं क्लियर हुआ? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? फिर से बोलो। नहीं बोला बच्चे ने। एक कभी कभी ये वर्ड यूज होता है बेटे म्यू एच, माइक्रो हेनरी, माइक्रो मीन्स 10 टू -6। एक कभी कभी PH वर्ड यूज होता है, पिको हेनरी 10 टू पावर -12। एक कभी कभी NH यूज होता है, स्मॉल n का मतलब नैनो होता है, 10 टू -9। तो जब भी आपने डाटा पुट करना है न्यूमेरिकल में तो वो हेनरी में ही पुट करना है, इसलिए आपको ये कन्वर्जन फार्मूले भी पता होना चाहिए। तो ये था हमारे सिंबल्स के बारे में। अब हमने डिटेल में इसके जाना है कॉन्सेप्ट वाइज। जिन बच्चों को इसमें कहीं भी डाउट है बेटे तो प्लीज टेल मी। और अगर आपको वाकई ये समझ आ गया यहाँ तक, तो आप टीचर को थम्स अप का सिंबल देकर इंडिकेशन दे सकते।
और याद रहे, इंटेलिजेंट बच्चा जो होएगा ना, जो अपने कैरियर के प्रति कॉन्शियस है, उसने ना केवल ये लिखे होंगे बल्कि याद ही कर लिए होंगे। शाबाश। तो काफी सारे थॉमस प्रॉब्लम्स आ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटे। बेटे ये कोई बच्चा ना, ए से कोई बच्चा बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुन नहीं रही, अच्छे से क्लियर नहीं हो रही, क्या पूछना चाहता है बच्चा? अगर वाकई कोई ज्यादा ज्यादा आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ आ जाएगा तो मैं आपका आंसर दे पाऊंगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट हाईली इंटरलिंक्ड है। व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं आपको आंसर दे पाऊंगा बेटे, हैं? शाबाश। वरना आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। तो शाबाश। अब हम देखते हैं बच्चे, नंबर वन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी मैग्नेटिक फ्लक्स। टीचर ने क्या बोला इसको? चुंबकीय लाइनों का गुच्छा बोला है। इसका ये सिंबल बताया। एसआई यूनिट क्या बताई? वेबर। सीजीएस यूनिट क्या बताई? मैक्सवेल। साथ में ये क्या बताया? 1 वेबर 10⁻⁴ 10⁻⁸ 10⁻⁸ मैक्सवेल होता है बच्चे। और एक और यूनिट बताया था, वो तो ये 1 टेस्ला 10⁻⁴ गास। ये होता है असली बच्चे, हैं? कहीं यही तो नहीं कह रहा बच्चा? ध्यान से सुन लो, ये लिख लेना चाहिए आपको। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये टीचर ने देखा, आप इसके ऊपर मैंने एरो नहीं डाला। इट मींस इट इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी यानी इसका मैग्नीट्यूड होएगा, डायरेक्शन नहीं होगी। अब इसको हम समझते हैं कि आखिर ये कैसे हमें बताता है। ध्यान से सुनो बेटा, इसको समझने के लिए टीचर ने एक हॉर्स शू मैग्नेट ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए। देखो, टीचर ने, मेरे को लगता है बच्चा नहीं पूछ रहा, उसके फैमिली मेंबर्स रूम में बोल रहे हैं, इसीलिए कभी कभी आवाज आती है। तो ये है नॉर्थ पोल बेटे, और ये है साउथ पोल। और सभी बच्चों को पता है मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म। और बेटे यहाँ पर हमने एक कॉइल बना दिया। इस कॉइल में सिंगल टर्न भी हो सकता है, मल्टी टर्न भी हो सकती है। और कॉइल का जितना भी एरिया होता है, मान लीजिए ये एरिया हो 20 मीटर स्क्वायर, और उससे परपेंडिकुलर हमेशा एरिया वेक्टर जाता है। जितना एरिया होता है उतना ही एरिया वेक्टर का लंबाई होता है न्यूमेरिकली। यानी बच्चा बोलेगा सर अगर ये 20 मीटर स्क्वायर है तो एरिया वेक्टर 20 मीटर अलोंग होएगा। यस। अगर ये एरिया 5 मीटर है तो एरिया वेक्टर कितना होएगा? 5 मीटर। एरिया कितना होना चाहिए? 5 मीटर स्क्वायर। याद रहे, ए को रिप्रेजेंट करते हैं एरिया से, ए वेक्टर को, एरिया वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होते हैं, लेकिन दोनों की अलग होती है। इसकी यूनिट होती है मीटर, इसकी यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, इसकी मीटर। जो बच्चे बेटे ये शरारत कर रहे हैं ना क्लास के अंदर, वो भूल जाता है कि उसका स्क्रीन के ऊपर नाम भी आता है साथ में, तो इसलिए आपको आखिरी बार माफ किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है बेटे? और इन दोनों की डायरेक्शन में स्मॉलर एंगल हम लेना पड़ता है कुछ ना कुछ।
जैसे टीचर ने ये थीटा बता दिया यहाँ स्मॉलर रेंज। अब साइंटिस्ट कहते हैं if the magnetic lines of force are cutting to certain coil or area, then magnetic flux is given by this formula. Phi is equal to dot product of B and A. डॉट प्रोडक्ट। और आपको पता है डॉट प्रोडक्ट से जो भी आंसर आता है दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करने से वो स्केलर आंसर आता है, वो कभी भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं आता। अगर यहाँ क्रॉस होता तो उसका आंसर हमेशा वेक्टर आता है। अब एक चीज आपने देखी, टीचर ने यहाँ पर जगह छोड़ रखी है, इसलिए छोड़ रखी है कि अगर इस कॉइल में एक ही टर्न होती, सिंगल टर्न, तब तो ये फॉर्मूला सही है। अगर इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 5 टर्न्स है तो मेरे को यहाँ 5 लगाना चाहिए आगे। तो अगर ये कॉइल कॉइल ऑफ टोटल n टर्न्स हो, n टर्न्स, तो दैट मीन्स I should put the n here. ओके, ये कंप्लीट फार्मूला है बाय डेफिनेशन। तो फ्लक्स इज इक्वल टू एन बी ए कॉस ऑफ द थीटा। ये बन गया स्टैंडर्ड फार्मूला। सभी बच्चों ने इसको याद कर लिया होगा अगर अक्लमंद हैं तो। दूसरी बात, इस फ्लक्स के बारे में हमसे पूछता है कि ये मिनिमम कब होगी, व्हेन। तो आंसर है बेटे एन गिवन है, बी गिवन है, ए गिवन है। तो पहले तीन पैरामीटर तो हम चेंज ही नहीं कर पा रहे फॉर ए गिवन कॉइल। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए गिवन कॉइल ऑफ मेटल। तो इसका मतलब सिर्फ थीटा को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स जहां पर कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी वहां पर फ्लक्स भी कम होएगा। तो मैं इस कॉइल को ऐसे से ऐसे घुमा सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा ऐसे से ऐसे, ऐसे से ऐसे। ठीक है, तो याद रखना कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0 बेटे, न्यूमेरिकली न्यूमेरिकली 0 होती है। ओके, ये आप कोई बच्चा कहता है सर -1 भी तो होती है। बेटे जब टीचर न्यूमेरिकली बोला करता है तो उसका मतलब है आगे से अलजेब्रिक साइन छोड़कर, प्लस माइनस को छोड़कर फिर पूछता है मिनिमम वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकली का यही मतलब है। तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू 0, लेकिन उस वक्त थीटा कितना होता है 90 डिग्री, राइट। तो बच्चा बोलेगा सर इसमें 90 डिग्री कैसे दिखाऊं। मैंने कहा बेटे वेरी सिंपल, इस कॉइल को ऐसे रोटेट करो कि व्हाइट लाइन और ग्रीन लाइन आपस में 90 डिग्री बन जाए। व्हाइट लाइन एरिया वेक्टर को बताती है और ग्रीन लाइन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर को बताती है, राइट। तो जैसे ही आपका ये होगा 0, यहाँ 0 पुट करा तो ये सारा ही 0, यानी मिनिमम मैग्नेटिक फ्लक्स इज 0 वेबर। साथ में कंडीशन याद करनी चाहिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मिनिमम के साथ मैक्सिमम रेंज भी बतानी चाहिए बच्चे, राइट। तो मैक्सिमम वैन उसका भी एक हमें आइडिया देना चाहिए कि आखिर मैक्सिमम कब होगी। तो सभी बच्चे बोलेंगे सर इसको भी आप सिंपली निकाल सकते हो कि cos थीटा आपका मैक्सिमम कब होगा और कितना होगा, सभी को पता है 1 होता है। और ये कब होता है, अगर हमारा थीटा 90 डिग्री ना होकर 0 डिग्री हो, यानी ग्रीन लाइन और व्हाइट लाइन बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर पड़े। कैसे हो सकता है, ये हॉर्स शू मैग्नेट जो टीचर ने लिटिल बिट टिल्टेड पोजीशन में रखा है उसको मैं बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दूं, so such that green line coincides with the white line, such that direction of the magnetic field and direction of the area vector exactly match each other. In that situation theta will be 0 degree and cos 0 is equal to 1. That means magnetic flux will be NBA. तो याद रखना इन दोनों केसेस से आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स की रेंज पूछता है, कहां से कहां वेरी करती है। तो 0 वेबर से इतना, तो यू विल से फ्रॉम 0 टू NBA रेंज। ओके, बाकी इसके बिना क्या फ्लक्स को चेंज करने के यही एक तरीका है थीटा को चेंज करना ना, और भी है। और क्या है, अगर मान लीजिए मैं ये कॉइल मेरे को 20 टर्न्स की दी थी,
मैंने 20 में से आधी कॉइल फेंक दी, तो n टर्न्स होगी, यानी फ्लक्स तब भी चेंज कर सकती है अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करें, या कमजोर हॉर्सशू मैग्नेट की बजाय स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट ले आए तो भी चेंज हो जाएगा, यानी ये तब भी चेंज हो सकती है इफ वी वेरीज। और एक बात, मान लीजिए मेरे पास एक ही तार है, कभी मैंने उसकी गोल कॉइल बना दी, कभी स्क्वायर तार बना दी, कभी ट्रायंगुलर शेप में कॉइल बना दी, तो तार की लंबाई उतनी है, लेकिन शेप चेंज करने से एरिया चेंज कर जाएगा। जब एरिया चेंज कर जाएगा तो भी तो फ्लक्स चेंज करेगी, यानी इफ एरिया चेंजेस बाय चेंजिंग शेप ऑफ कॉइल, यानी बच्चा कहता है सर जरूरी नहीं है कि कॉइल सर्कुलर हो, ये जरूरी नहीं है, ये स्क्वायर भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, ये ट्रायंगुलर भी हो सकती है, कोई भी शेप हो सकती है बेटे। तो एक ही तार की लंबाई उतनी ही हो पर शेप अलग अलग होने से एरिया चेंज हो जाता होता है, एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो जाता है। तो आप गौर से देखो बेटे, नो म्यूचुअल टॉक प्लीज, गौर से देखो, टीचर ने फर्स्ट सेक्शन में ये इंट्रोडक्शन दी छोटी सी और स्कीमेटिक डायग्राम, सेकंड सेक्शन में टीचर ने फार्मूला बताया प्लस उसकी रेंज बताई, थर्ड सेक्शन में टीचर ने बताया कि फ्लक्स के चेंज होने के और भी क्या क्या चांसेस हैं, राइट। अब बताओ इनमें से जो भी पॉइंट आपको नहीं क्लियर आप उसको बोल सकते हो सीरियल नंबर, सर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कोई भी सीरियल बोल दो इफ थिंग्स आर नॉट क्लियर टू सर रेंज फिर से एक्सप्लेन करना। यू। इनको कर देते हैं, किस बच्चे ने पूछा बेटे, ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जब टीचर से बच्चा घर में बैठे बैठे दोबारा पूछता है इसका मतलब है वो टीचर को अपनापन दे रहा है, उसको पता है टीचर की नेचर कि सर से पूछेंगे तो जरूर बताएंगे। गॉड से सुनो बेटे, ये जो फ्लक्स है ना, इसका ये जो फार्मूला हो गया, रेंज का मतलब होता है कि हमने ये बताना कम से कम किस जगह से ज्यादा कहां तक, यानी मिनिमम से मैक्सिमम कहां तक। अब बच्चे कहते हैं सर मिनिमम से मैक्सिमम इसकी रेंज तभी बताओगे ना अगर आपको मिनिमम भी पता लग जाए तो आप 0 लिख देना, और मैक्सिमम पता लग जाए तो ये लिख देना। पर ये पता कैसे लगे, उसके लिए एक पैरामीटर है कॉस थीटा। अगर मैं इस व्हाइट वाली कॉइल को ऐसे टिल्ट करूं बेटे, ऐसे कभी ऊपर कर दूं कभी ऐसे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा करूं, तो क्या ये थीटा चेंज नहीं आएगा, होएगा। थीटा चेंज होने से क्या कॉस थीटा चेंज नहीं आएगा, होगा। कॉस थीटा चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। गॉट इट, दैट मीन्स व्हाट, अगर कॉस थीटा मिनिमम होगा तो फ्लक्स भी मिनिमम होगी, और अगर कॉस थीटा मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स भी मैक्सिमम होगी। कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है बेटे 0, ये मैथ की नॉलेज है। तो जैसे ही मैंने इसको 0 पुट करा तो ये सारा फ्लक्स 0 हो गया, 1 पुट करा तो ये मैक्सिमम हो गया, देखो यहाँ पर साथ में 1 मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1 हो गया। और साथ में टीचर नहीं है, देखो साइड पे इसका बिकॉज ये लिख दिया कंडीशन में, इसका बिकॉज ये लिख दिया बेटे। और ये मैथ की टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, इससे आपको पता लगा कि रेंज कितनी है। जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था क्या उसको समझ आ गया बेटे? यस सर। ओके, तो सभी बच्चों को एक बार, अगर ये वाकई समझ आ गया, इफ यू हैव रियली अंडरस्टूड, so in order to give the feedback to the teacher, please show the thumbs up sign. बहुत चंचल, नवजोत, कुरीन, अशीम, हरमीत, शाबाश, गुरविंदर, बालकरण, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सो आई थिंक अभी तक हम क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे, फैराडेज लॉज ऑफ
EMI, Faraday's laws of EMI, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इस बंदे ने 3 लॉज दिए बच्चे, कितने दिए? 3। और मैं बताना चाहूंगा इसका जो फर्स्ट लॉ है, इसका जो फर्स्ट लॉ है वो फ्लक्स के चेंज से लिंक्ड है, फ्लक्स के चेंज से लिंक्ड है। देखो बेटा, ये साइंटिस्ट क्या कहता है, ध्यान से सुना मेरी बात। अब यहां से अगर कोई बच्चा कमजोर हो गया तो उसके सारे आर्टिकल कमजोर रहेंगे, राइट? ध्यान से सुन। इस बंदे ने बोला कि मान लीजिए आपकी ये कॉइल है, हमने कहा जी ठीक है कॉइल है, तो कह रहा है आपके हाथ में ये मैग्नेट है। हमने कहा सर कौन सा पोल इधर रखें, नॉर्थ के साउथ? कहते कोई भी रख लो, नॉर्थ और साउथ कोई भी रख लो। तो कहते ये मैग्नेट इस कॉइल के नजदीक है, यानी इस मैग्नेट के प्रभाव के अधीन है ये कॉइल, यानी इंडक्शन वर्ड क्लियर हो गया, इन्फ्लुएंस ऑफ नेबरहुड। तो क्या होगा, कहता जितनी देर ये मैग्नेट ऐसे, जब ये मैग्नेट ऐसे मूव करती है ना, तो ऐसा देखा गया कि इस कॉइल के अंदर वोल्टेज पैदा हो जाती है, और वोल्टेज के बाद करंट भी आया करता है। अगर सर्किट क्लोज हो तो करंट भी आएगा इस। हमने कहा सर हम करंट को चेक कैसे करें अगर आप, आपकी बात सच्ची? कहता है यहाँ पर एक आप पतली सी तार लगा के गैल्वेनोमीटर ले लो। हमने कहा सर ठीक है। कहता आपको ये पता है ना गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर होता है वो सेंटर पे 0 होता है। अगर ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर इधर या इधर डिफ्लेक्शन दे दे तो करंट होता है वायर में। हमने कहा जी हाँ जी सर, इतनी बात हमें पता है कि अगर वायर के अंदर करंट इधर से आए तो पॉइंटर ऐसे हो जाए, अगर इधर से आए तो पॉइंटर ऐसे हो जाए, और अगर करंट नहीं है तो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर सेंटर में 0 को पॉइंट करता रहता है। तो कर लो फिर एक्सपेरिमेंट। हम लैब में गए, हमने यहाँ कॉपर की कॉइल बना दी और एक मैग्नेट को ऐसे पास को लेकर आए। जैसे ही पास को लेकर आए, टू अवर अटर सरप्राइज उस बंदे की बात सही निकली, यानी कि जितनी देर चेंज इन फ्लक्स है, ये चेंज इन फ्लक्स काजिज, काजिज CAUST, काजिज इंड्यूस्ड EMF, EMF यानी वोल्टेज। सिंपल शब्दों में आप वोल्टेज पैदा कर दोगे कॉइल के 2 किनारों पर वोल्टेज के जब 2 किनारे अलग अलग पोटेंशियल पे हो जाएं तो करंट फ्लो करने लग जाता है, बशर्ते कि सर्किट क्लोज्ड हो, सारी तरफ से बंद हो, तार टूटी ना हो। तो हमने कॉपर की वायर लगा के गैल्वेनोमीटर लगाया, तो इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ ने एक करंट पास कर दिया, और उस करंट को बोला गया इंड्यूस्ड करंट। और उसको प्रूफ ये था कि गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर करंट को डिटेक्ट करके अपनी नॉर्मल वर्टिकल पोजीशन से डिटेक्शन शो करता है, वापस आ जाता है थोड़ी सी डिटेक्शन शो, या इधर डिटेक्शन शो करके वापस आता है या इधर आ जाता है वापस। तो फैराडे साइंटिस्ट की पहली बात सही निकली जो वो कह रहा था। अब हम इसको इंग्लिश में बोलें तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चेंजिंग फ्लक्स linked with the coil, induced EMF gets developed, and if the circuit is closed, induced EMF will further produce induced current, which is detectable by the deflection of pointer of the galvanometer. देसी शब्दों में एक बार मैं हिंदी में बोलता हूं, फिर मेरे को एक बच्चा ऐसा चाहिए क्लास में जो इसको बोल के बता सके लेकिन इंग्लिश। फैराडे साइंटिस्ट ये कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो कि किसी कॉइल के साथ लिंक्ड है, अगर उसमें चेंज आ रहा है
चेंज कब आएगा? जब मैग्नेट मूव करेगी, या आगे जाएगी या पीछे। अगर अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आ रहा है, तब इस कॉइल के किनारों पर इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है। और अगर वो किनारे आगे क्लोज्ड सर्किट से कनेक्ट कर दिए जाएं, तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट भी भेजेगा, जिसकी प्रेजेंस को वेरीफाई करने के लिए गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर की डिफ्लेक्शन देखी जाती है। अगर वो डिफ्लेक्शन आ जाए तो पक्की इंड्यूस्ड करंट है वहां पर। करेक्ट। करंट कोई ऐसी चीज तो है नहीं है जो आंखों को दिखाई दे, उसको तो प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगाना पड़ता है। कौन सा? गैल्वेनोमीटर। एक बच्चे ने मेरे को बोला, सर करंट को मापने के लिए तो एमोमीटर नहीं होता, एम्पियर प्लस मीटर, करंट एम्पियर होता है। एमोमीटर जो होता है वो करंट की मात्रा को मेजर करता है, कितना करंट है, ज्यादा या कम। करता अमरीन बच्चे, आप जानबूझ के कर रहे हो या आपका मोबाइल में कलर टोन लग गया, आई डोंट नो, पर आपको चलती क्लास में पंजाबी गाने नहीं लगाने चाहिए। क्या मैं आपका नाम फॉरवर्ड करूं फिर प्रिंसिपल मैम? तीसरी बार आपने ऐसा करा। अगर बाय चांस कलर टोन है फोन पे तो माफ किया जाता है आपको, आप वाइब्रेटर पे करो अपने फोन को। इसके बाद अगर आपके गाने की आवाज आई लेक्चर में, तो आपका नाम प्रिंसिपल मैम को फॉरवर्ड कर दिया जाए। सो इंड्यूस्ड first law of electromagnetic induction says, what it says, if the magnetic flux linked with the coil changes, then induced EMF gets developed in the coil. And if further circuit is closed, then induced current sends the induced EMF sends the induced current. तीसरी लाइन अगर बोलना चाहो ठीक है, नहीं बोलना चाहो ना बोलो। Presence of the induced current is detectable by observing the deflection in the pointer of galvanometer. Right बेटे? तो एक, अगर कोई बच्चा देखो फेक नेम से भी क्लास में नॉइस करता है, तो शायद आपको पता नहीं है, हमारे पास एडवांस सिस्टम है, आपका आईपी एड्रेस भी आता है साथ यहाँ पर। तो कोई भी बच्चा फेक नाम से भी शरारत न करे प्लीज। दूसरा लास्ट स्टडी करता हूं। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, कौन है क्लास में जो इसकी डेफिनेशन को बोल के दिखा सके इंग्लिश? शाबाश। एनी स्टूडेंट अमंग यू, प्लीज स्विच ऑन द माइक एंड स्पीक आउट। तो इसको समझाते हुए कुछ डिस्टरबेंस हो गया था क्लास में बच्चे की वजह से, तो मैं एक बार फिर से सिंपल शब्दों में बोलता हूँ। Faraday's first law of electromagnetic induction says that if magnetic flux linked with the coil changes, then in the coil induced EMF will be developed. And if circuit is closed, induced current will also be observed, whose presence is detectable by observing the deflection in the pointer of galvanometer. है कोई बच्चा बच्चे जो इसको बोलने में हौसला रखता हो? शाबाश। आपको पता होना चाहिए, 4 बच्चों के पेरेंट्स भी साथ में सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे बच्चों में हौसला है या नहीं है। शाबाश बेटे। एनीबॉडी अमंग गर्ल्स, anybody among boys who can tell me the definition of first law in English? बेटे 4 टाइम्स रिपीट करा है टीचर ने, आपको इतना इंग्लिश तो आना चाहिए। देखो मैंने सिर्फ इंग्लिश का लैंग्वेज लिखा नहीं है, बोल के भी बता दिए।
एनी स्टूडेंट? फिर से समझा दूं, जो चुंबकीय फ्लक्स होती है और कॉइल के साथ लिंक्ड है, अगर उसमें चेंज आता रहे तब कॉइल के किनारों पर इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाता है। और अगर सर्किट सारी तरफ से क्लोज्ड है, ओपन कहीं से भी नहीं है, तो ये इंड्यूस्ड करंट को भी भेजेगा सर्किट में। सर्किट में इंड्यूस्ड करंट है कि नहीं है, उसको पता लग जाएगा गैल्वेनोमीटर के पॉइंटर के डिफ्लेक्शन से। अगर डिफ्लेक्शन आ रही है तो करंट है, नहीं तो नहीं। शाबाश। अब बताओ कोई बच्चा इंग्लिश में। Whenever magnetic flux linked with the coil changes, then due to that induced EMF is produced in the coil, as a result of which induced current is also produced, which can be detected by the deflection in the pointer of galvanometer attached to it, forming a closed circuit. बहुत सुमन करके कोई बच्चा है बेटे, आपने 95% बिल्कुल सही बोला। 95% ऑफ द कॉइल नहीं बोलना बच्चे, बस लिंक्ड विद द कॉइल बोलना है, लिंक्ड विद द कॉइल, बस इतना फर्क आपका करना है आपने, बाकी सारा ठीक। अब हम सेकंड लॉ पे पहुंचते हैं, जो कि मेन लॉ है इस। और एक और बात बताऊंगा, फैराडे ने ये बात बता दी, हमने मान ली, लेकिन कोई भी किताब इसका कारण नहीं बताती ना। फैराडे ने बताया कि इसके पीछे रूट काज क्या है, ऐसा क्या हो गया कि करंट पैदा हो गया। तो मैं आपको वो भी समझाऊंगा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके, ठीक है। हालांकि किसी पेपर में पूछा नहीं जाएगा इसका व्हाई, ऐसा हुआ क्यों, बिजली क्यों आ गई। तो ध्यान से सुनेंगे बेटे सुखवीर बादल। सेकंड लॉ, शाबाश। क्या कहता है सेकंड लॉ फैराडे का? ये कहता है, ये जो चेंज इन फ्लक्स लाए हो आप, कैसे लाए थे? हमने कहा सर मैग्नेट को आगे ले जाकर, उस जितना आगे ले जाएंगे उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता रहेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगी। कहता ओके, तो जब आप आगे लेके जाओगे तो कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। हमने कहा सर हाँ इतना टाइम लगा था। तो ऊपर लिखे चेंज इन फ्लक्स, नीचे लिखे चेंज इन टाइम, तो इस ब्रैकेट को बोलना चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स मतलब ये कि अगर इसी मैग्नेट को तेजी से उधर ले जाए, तेजी से, तो टाइम फैक्टर कम हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर इसको स्लो स्लो लेके जाए तो टाइम फैक्टर बढ़ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स कम हो जाएगा। इस साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात कर रहे हो ना, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही ज्यादा पाया गया जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पाया गया। और इन दोनों में ग्राफ लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन होता है। हमने कहा सर डू यू मीन induced EMF developed is directly proportional to this? He said yes. जो भी आपकी कॉइल में वोल्टेज पैदा हुई है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हुई है, वो उतनी ही ज्यादा होगी जितना चेंज इन फ्लक्स है। और मैंने ये एक्सपेरिमेंटली करके बताया और बार बार करा, और डिफरेंट रीडिंग्स लेके जब उन पॉइंटों को आपस में जोड़ के ग्राफ देखा, तो ग्राफ आता है बेटे लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन। जब भी कभी साइंस में लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ जाए, तब हमेशा याद रखना यू कैन पुट द प्रोपोर्शनैलिटी साइन। कोई बच्चे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा बढ़ जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा सकते ना, गलत। एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा पैरामीटर बढ़े, पहली बात, साथ में उनमें ग्राफ भी ऐसे आना चाहिए, तब लगा सकते हो। अगर ये ग्राफ ऐसे आता ना, एक पैरामीटर के बढ़ने से दूसरा बढ़ा और ग्राफ ऐसे आ गया कर्व सा, तो आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन नहीं लगा सकते। ये था फैराडे का सेकंड लॉ।
हिंदी में बताऊं तो चेंज इन फ्लक्स को अकर करने के लिए जितना कम से कम टाइम लगेगा उतना इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा पैदा होगा। इंग्लिश में बोलूं, induced EMF developed in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux। डेल्टा मैंने चेंज होता है, फाई फ्लक्स का सिंबल है, तो इतना इसे ऊपर ऊपर वाला बन गया चेंज इन फ्लक्स, और डिनोमिनेटर बन गया टाइम टेकन कॉरस्पॉन्डिंगली, कितने टाइम में कितना चेंज आया फ्लक्स में। इसीलिए इस पूरी ब्रैकेट को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स। तो क्या डेफिनेशन बनी फैराडे लॉ की? Induced EMF developed in the coil is directly proportional to rate of change of flux because the graph between the both parameters is found as linearly rising straight line। कौन बच्चा मेरे को क्लास में इसको बता सकता? शाबाश। डेफिनेशन बेटे एक बच्चा तो कम से कम चाहिए। देखो 37 स्टूडेंट्स इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे पास नंबर आ रहा है 39 हो गए। शाबाश। पिछली बार बॉयज में कोई बच्चा बता पाया था, गर्ल्स में कोई नहीं है डेयरिंग गर्ल। मतलब गर्ल्स बॉयज से पीछे रह गई है इस स्कूल में। बाकी स्कूलों में तो गर्ल्स पूरा मुकाबला करती हैं बॉयज का। बॉयज में तो बता दिया किसी बच्चे ने फर्स्ट डेफिनेशन बड़े अच्छे से। मेरे को गर्ल्स चाहिए, गर्ल्स में से एक बच्चा। अश्विन कौर, बिशनप्रीत कौर, ये दो बच्चे मेरे को बड़े अच्छे बताए गए हैं। एक और बच्चा गुरमीत कौर भी अच्छा बताया। क्या ये तीनों बच्चों का सिर्फ इल्यूजन ही है कि वो अच्छे बच्चे हैं, बोल सकते हैं? टीचर ने तो लिख के दिया है ये तीन बच्चे बोल सकते हैं। Sir, induced EMF developed in the coil is directly proportional to the rate of change of magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स, साथ में ये भी बोलना है लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है बेटे, बहुत अच्छे। तो ये बच्चा था मेरा ख्याल अश्मीत कौर था शायद बच्चा। सो गर्ल्स ने पूरा मुकाबला करा। अब एक लॉ और पढ़ते हैं, पर उस थर्ड लॉ को पढ़ने से पहले बेटे एक आपको सेकंड लॉ में एडिशनल चीज बतानी है। सेकंड लॉ गौर से देखो, टीचर ने सेकंड लॉ में ग्रीन कलर से एक यहां पर माइनस का निशान लगा। ये माइनस का निशान क्यों लगा, इसको लेंस फैराडे साइंटिस्ट ने नहीं बताया, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने इसको बताया था फैराडे के बाद। तो हम सिर्फ यहां पर नेगेटिव साइन से एरो खींच के लिखेंगे बिकॉज ऑफ लेंस लॉ। यानी बच्चा कहेगा सर फिर लेंस लॉ भी समझाओ, तो समझा देंगे। फैराडे के तीसरे लॉ को समझाने से बाद ये भी बता देंगे। बस इस लॉ की डेफिनेशन में आपने बस बोलना कुछ नहीं है, बस नेगेटिव एरो से खींच के लिख देना है बिकॉज ऑफ लेंस लॉ। यानी पेपर वाले को पता हो, चेक करने वाले को, कि बच्चे को पता है कि हालांकि उसने माइनस साइन लगाया पर वो माइनस साइन फैराडे की कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन उस माइनस साइन का मतलब क्या है मैं आगे बताऊंगा। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ ये कहता है कि जैसे ही चेंज इन फ्लक्स ड्रॉप्स टू जीरो वैल्यू, जीरो को ड्रॉप कर जाएगी चेंज इन फ्लक्स, एकदम से ये देखा गया इंड्यूस्ड ईएमएफ भी 0 वोल्ट पे आ जाता है और इंड्यूस्ड करंट भी 0 एम्पियर पे आ जाता है, और गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो भी सेंटर पे खड़ा हो जाता है 0 एम्पियर के ऊपर, ऐसे स्केल होती है तो सेंटर पे आके खड़ा हो जाएगा। यानी तीनों चीजें खत्म, पॉइंटर की डिफ्लेक्शन भी,
करंट की रीडिंग भी नहीं आ रही, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी नहीं है, जैसे ही चेंजिंग फ्लक्स जीरो हो। अब बच्चा कहता है सर ये चेंजिंग फ्लक्स जीरो होगा कैसे? वेरी सिंपल, इस मैग्नेट को आगे चलाते चलाते बीच में ही रोक लो। जैसे ही आपने रोक दिया तो इस कॉइल के साथ एक कांस्टेंट फ्लक्स तो लिंक होगी, पर उसमें चेंज नहीं आ रहा। हमारे को करंट इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए चेंज जरूरी होता है, चेंज डेल्टा। जैसे ही आगे गई और मैग्नेट को रोका आपने एक जगह पर इन बिटवीन, जितनी देर आप रोकी रखोगे उतनी देर तक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो चेंज नहीं रहा, चेंज नहीं रहा तो ये जीरो होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो हो जाएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो होते ही सारा करंट भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड लॉ को हम बोलेंगे एज at any moment when change in flux drops to zero, it is found induced EMF as well as induced current both drops to zero values. फिर से सुनो, when change in flux drops to zero at any moment, induced EMF drops to zero, induced current also drops to zero. ये है थर्ड लॉ। कौन बच्चा बताएगा थर्ड लॉ की डेफिनेशन? बेटे बतानी पड़ेगी तभी मैं आगे जाऊंगा, मेरे को एक बच्चा चाहिए। थर्ड लॉ की डेफिनेशन। अगर आप एक दूसरे के सहारे बैठोगे ये बड़ा मार्कर टेबल पे, मैं भी वेट कर रहा हूँ, बस वेस्ट करते रहो टाइम। एक बच्चा तो बोलना पड़ेगा किसी। लेट्स वेस्ट द टाइम टुगेदर। Sir, as at any movement, change in magnetic flux drops to zero, induced EMF and induced current also dropped to zero. शाबाश, बहुत अच्छे। एक बच्चे ने बोला बेटे योर, आई थिंक यू वर अनमोल, एम आई राइट? Sir, Harleen. हरलीन बच्चे ने बता दिया बेटे, लेकिन साथ में एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट बोलनी है। चेंज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बोल, लिंक्ड विद द कॉइल। ये लिंक्ड विद द कॉइल नहीं में लिखा तो वो फिर मार्क्स काट ले। ठीक है, बहुत अच्छे हरली। तो अब टीचर ने आपको बोला था इसमें सेकंड लॉ मेन है, और ये भी बोला था फर्स्ट लॉ का वाई बताएगा आपको। ठीक है, तो हम उसके ऊपर बात करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं। सेकंड लॉ का थोड़ा सा डिटेल्स। अभी अभी टीचर ने बोला कि इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और लेंजिस लॉ की वजह से यहां माइनस भी लगा दिया। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करते हैं तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लग जाता है, और ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इन एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स के अंदर इसकी वैल्यू पाई गई 1, तो 1 लगा दो। तो इसका मतलब ये जो टीचर इस वक्त लिख रहा है ये मैथमेटिकल फॉर्म होगी सेकंड लॉ। और एक बात, अगर टोटल चेंज को टोटल फ्लक्स से, टोटल चेंज इन फ्लक्स को टोटल चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दो, जैसे 100 को 20 से डिवाइड कर दो, 5 आएगा आंसर। या थोड़ी सी फ्लक्स को कोरस्पॉन्डिंगली थोड़े से टाइम से डिवाइड कर दो, जैसे 10 को 2 से डिवाइड कर दो, तो आंसर सेम आएगा। तो इसलिए रेशियो सेम रहा करती है, डिफरेंशियली स्मॉल चेंजेस टोटल चेंजेस। इसलिए इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, -d5/dt। जो मैं इस वक्त लिख रहा हूं इसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, क्योंकि डेरिवेटिव आ गया, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ सेकंड लॉ किसका? फैराडेज
EMI। और साथ में आपने ये भी याद रखना है कि where flux itself is defined as क्या NBA cos theta बच्चे। तो इसको कभी भी पुट किया जा सकता है। जैसे मैंने इसको पुट करा तो सभी बच्चे बोलेंगे सर नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, ये ठीक है ना, इसको तो आप बाहर ही ले लो, डिफरेंशियल साइन से। मैंने कहा बेटा ले लिया। तो डिफरेंशियल के साइन के अंदर क्या हो सकता है सर, ये तीन चीजें। तो ऐसे करके, और सॉरी एन तो बाहर चला गया, ऐसे करके आप लिख सकते हो बी ए, राइट। यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, बी ए लिखना चाहिए बेटा। डी डी टी हो गया डिफरेंशियल स्टैंडर्ड, बी ए कॉस थीटा, एन तो बीइंग ए कांस्टेंट डेरिवेटिव साइन से बाहर है। तो आपको ये याद रखना चाहिए बेटे, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ का वाई समझो। फर्स्ट लॉ का कि आखिर वो वोल्टेज आती कैसे थी, वाई। ध्यान से सुनना, इसको समझने के लिए आपको ये प्रैक्टिकल लाइफ की एक एग्जांपल समझो। मान लीजिए हमारे पास एक एक्वेरियम है। एक्वेरियम, एक्वेरियम क्या होता है बेटा, जिसमें घरों में छोटी छोटी फिशेस रखते, छोटी छोटी मछलियां, काफी बड़े साइज का है। तो इसके अंदर हमने छोटी छोटी मछलियां छोड़ रखी, रंग बिरंगी रखी। कई लोग तो आजकल घरों में सेंटर टेबल भी ऐसा बना लेते हैं। लेकिन बेटे एक मछली बड़ी भी है, एक मछली बड़ी भी, ठीक है। अब देखो ये छोटी मछलियां रेंडमली घूमती रहती है, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर। तो कोई मेरे से बोले सर व्हाइट कलर की जो छोटी मछली आपने दिखाई है उनका रिजल्टेंट मोशन क्या है। मैं कहूंगा रिजल्टेंट मोशन है ही नहीं, रेंडमली मूव करती है वो तो, जिगजैग मोशन कर रही है, कोई इधर जा रही है कोई इधर, बस उन्होंने एक छोटा सा एरिया फिक्स कर रखा है, उसी में घूमती फिरती रहती है। बच्चा कहता ओके सर, आपकी येलो फिश क्या कर रही है। मैंने कहा ये खड़ी हुई है, ये एक जगह पर खड़ी हुई है अपनी। ये सर तब क्या होगा अगर येलो फिश इनकी तरफ आए, वेरी सिंपल। अगर बड़े वाली मछली छोटी छोटी व्हाइट मछलियों की तरफ भागे आएगी तो छोटी मछलियां डर जाएंगी और उनका गुच्छे का गुच्छे चाहे रैंडमली भी मूव करे लेकिन यहां से उधर को चला जाएगा, पर एक वो अपने आप को बचाने के लिए, जान सबको प्यारी होती है। तो इसका मतलब यह हुआ जब तक ये येलो मछली मूव करती है बड़े वाली, तब तक ही इन मछलियों के मोशन को रिजल्टेंट मोशन कहा जा सकता है। यानी वो इधर को आई, सारी छोटी मछलियां सोचती है हमें खाने आ रही है, वो उधर को जाकर डर जाती है, परे चले जाती है। लेकिन अगर ये येलो वाली मछली यहां जाकर रुक जाए तब वो फिर से आजाद हो जाती है, इधर उधर घूमने लग जाती है, उनका मोशन फिर से नॉन रिजल्टेंट बन जाता है, रैंडम हो जाता है। अब इसको समझने के लिए ध्यान से सुनो, छोटी मछलियों को आप मान सकते हो इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन होता है उससे हल्की सी मैग्नेट बनती है हर मेटल में, उस मैग्नेट को मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, छोटे छोटे मैग्नेट डाइपोल। ओके, तो मैग्नेट डाइपोल में जिस तरफ ये एरो की टिप दिखा रखी है ये नॉर्थ होता है और बैक साइड साउथ होती है, एरो के फेस को नॉर्थ बोलते हैं। तो ये तार के अंदर जो कॉइल की तार है उसके अंदर बेटे हजारों इलेक्ट्रॉन्स है, इधर उधर रैंडमली घूम रहे हैं, कोई इधर कोई इधर कोई इधर, और छोटी छोटी मैग्नेट्स घूम रही हैं एक तरह से। आपको सभी को पता है मेटल कंसिस्ट ऑफ एटम्स, एटम के अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री होते हैं, ठीक है। जैसे ही इधर से बड़ी मैग्नेट आती है तो इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड और इन छोटी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का आपस में मुकाबला होता है। तो बड़ी मैग्नेट तो हमने हाथ से पकड़ा हुआ चल रही उधर तो वो तो हिलने से रही, इसलिए ये छोटी मैग्नेट्स उनसे
उसका इफेक्ट आता है कि वो परे को भाग जाती है। जस्ट लाइक दिस, बड़ी मछली आई, छोटी मछलियों के मोशन को रिजल्टेंट बनना पड़ गया। रिजल्टेंट मोशन बनते ही हम कहेंगे छोटी मछली यहां से यहां आ गई। बड़ा मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आने से ये छोटे छोटे मैग्नेटिक फील्ड परे भागेंगे, लेकिन इनके परे भागते ही इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर गए और इलेक्ट्रॉन्स के रिजल्टेंट मोशन बन गया, और इलेक्ट्रॉन का रिजल्टेंट मोशन बनते ही करंट बन जाता है। इसलिए आपको इस तरह से फर्स्ट लॉ का तो वाई भी पता लगा। जितने बच्चों को ये वाई समझ आ गया, प्लीज रेज योर थम्स। शाबाश, थम्स अप रेज करके दिखाओ जिनको ये समझ आ गया। लेकिन आपको ये पेपर में पूछा कहीं नहीं जाएगा और ना ही किसी किताब में लिखा हुआ है। हम टीचरों ने तो 20-20, 25-25 किताबें पढ़ी होती हैं, आईएएस को भी पढ़ाते हैं हम लोग, इसलिए हमें पता होता है हायर क्लासेस, ठीक है। पर मेरे को अपने लेवल पर पता लगा कि जब बच्चे को वाई ही ना बताया जाए कि करंट कैसे आ जाता है तार में, तो फिर वो आगे अच्छे से बढ़ नहीं पाएगा। वो कहेगा ये तो रट्टा है सर, कारण तो बताओ। तो मैंने आपको कारण बताया, राइट। आज की लास्ट चीज करेंगे हम, लास्ट चीज वो देखो बच्चे, थोड़ी देर पहले टीचर ने बोला था कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो तो कितनी आएगी। बच्चा बोलता है सर बी ए और नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे क्रॉस 0 डिग्री लिख लो आप, तो मैग्नेटिक फ्लक्स MBA लिख लो। मैंने कहा ठीक है बेटे, अगर इसमें चेंज आ जाए तो कैसे लिखोगे। बच्चा कहता है सर ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ऐसा ठीक है, और कोई तरीका। कहता सर ऐसे लिख देंगे, बस फाई की वैल्यू रख देंगे। आई सेड यस। आता क्या है सामने, सर सेकंड लॉ के मुताबिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। फिर मैं वो बोलूंगा इंड्यूस्ड ईएमएफ होती क्या है बेसिकली। सर वोल्टेज होती है। वोल्टेज को 10th क्लास में क्या पढ़ा था, सर ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल टू IR। तो मैंने कहा बेटे इसकी जगह ये लिख देते हैं। ठीक है सर, मेरे को कोई एतराज नहीं। अगली बात, करंट क्या पढ़ा था 10th क्लास में, सर रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर इसको लिख दें, सर कोई एतराज नहीं, dQ/dt R लिख दो माइनस d5/dt लिख दो। अगर टाइम फैक्टर काट दे नीचे से, सर आपका कहने का मतलब ये हुआ चेंज इन चार्ज इनटू रेडियस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन फ्लक्स, कह रहे हो आप, ये कहना चाहते हो। यस, इसी रिलेशन को अगर मैग्नीट्यूड वाइज याद करना है तो नेगेटिव साइन ड्रॉप करा जा सकता है, चेंज इन फ्लक्स अपॉन, इससे भी कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये न्यूटन के सॉरी फैराडे के सेकंड क्लास से ही तो आया है। जिन बच्चों को ये लास्ट पॉइंट भी समझ आ गया, प्लीज रेज योर थम्स। तो आज हमने फैराडे लॉ को तक सारा EMI कर लिया। याद रहे आज मैंने सिर्फ एक ही वर्ड ऐसा बोला है जिसके बारे में मैंने कुछ भी नहीं बताया, और इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में क्लास करेंगे नेक्स्ट टाइम। तो जिन बच्चों को आज का लेक्चर समझ आ गया वो माइक ऑन करके या तो बोलेंगे सतनाम श्री वाहेगुरु या बोलेंगे हरे कृष्ण, या जो भी आपका रिलीजन है बेटा। एक बार माइक ऑन करके भगवान का नाम ले दो, मेरे को पता लग जाएगा, आपको समझ आएगा। शाबाश, माइक ऑन करके बेटे, माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। शाबाश, जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया बोलो बेटे, हरे हरे कृष्णा या वाहेगुरु कहने में आपको प्रॉब्लम है क्या। सतनाम वाहेगुरु। अच्छा, वाहेगुरु। शाबाश। वाहेगुरु। तो ये अब भगवान का नाम भी लिया गया और बहाने से टीचर को इंडिकेशन भी मिल गई कि उसके प्यारे प्यारे बच्चों को लेक्चर समझ आ गया। तो लेंसिस लॉ को करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय Bye, sir. Bye, sir. बाय सर। बाय।
Bye, sir.